बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मारूफ सनतकार जनाब अकील करीम डेडी मौजूद होंगे। उनसे पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पर जो तामीराती पैकेज जिसका अनाउंसमेंट खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया, जिससे एहसास होता था कि ये बहुत अहमियत का हामिल है, उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुँची है, उससे एक आम आदमी को कहाँ तक फ़ायदा होना है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में हमले के बाद अकील करीम डेडी साहब ने खुद जो मुतासरीन थे उनके लिए एक पैकेज का अनाउंस किया था। उस हवाले से स्टॉक ब्रोकर किस हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं, किस हद तक वो पैकेज जो है वो एग्जीक्यूट होने के करीब है, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो माशी टीम है उसमें बार बार होने वाली तब्दीली, चाहे वो असद उमर साहब के रिमूवल की सूरत में गुज़िश्ता साल हो या फिर FBR के चेयरमैन की बार बार तब्दीली की सूरत में हो। अकील करीम डेडी साहब तमाम चीज़ों पर करीबी नज़र भी रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर है, उनसे पूछते हैं कि अंदर की खबर क्या है। अकील करीम डेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, काफ़ी मसरूफियत आपकी होती है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अकील साहब, मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2-3 हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तामीराती सनत के हवाले से। उनका कहना यह था कि चीज़ अब तक कागजों से बाहर निकल कर नहीं आई है, एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो पा रही कि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि इसकी जल्द अज जल्द एग्जीक्यूशन होगी। और जिस तरह से वज़ीर पाकिस्तान जब खुद अनाउंस करते हैं तो एक एहसास होता है कि जो बाकी सारे काम करने वाले लोग हैं, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो उस चीज़ को उसी स्पिरिट के साथ नीचे लेकर जाएगी और जल्द से जल्द उसकी एग्जीक्यूशन होगी। आपके पास अंदर की खबर क्या है, कहां तक काम पहुंचा है, कहां तक एग्जीक्यूशन हुई है, क्योंकि आप तो मामलात को करीब से देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो स्टॉक एक्सचेंज का पैकेज अनाउंस किया है, ये हमारी ब्रोकर एसोसिएशन के बिहाफ पे, क्योंकि नई ब्रोकर एसोसिएशन में मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ, तो उनके बिहाफ पे किया है और हमारे स्टॉक के सारे लोगों ने ये कलेक्शन की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनको ये पैसे भी पहुंच जाएंगे। दूसरी बात जो आपने की कि मोहसिन शेखानी साहब का एक बयान था, ठीक है, मोहसिन साहब जो बात कह रहे हैं, मैं उससे ये तो नहीं कह सकता कि वो बात सही नहीं है, लेकिन मोहसिन बख्शी साहब, आरिफ हबीब साहब, हम सब इस कमेटी का पार्ट हैं और मुसलसल प्राइम मिनिस्टर हमें टाइम दे रहे हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग वाले हमें टाइम दे रहे हैं, और कहीं भी हम ये नहीं समझते कि ये काम में कहीं कोताही हो रही हो, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। ऐसे कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, हम खुद थक जाते हैं, वो लोग नहीं थकते, और इतनी सारी मीटिंग करने के बाद जो इसकी शकल सूरत सामने आई है वो बहुत अच्छी है। लोग सेटिस्फाई नहीं होते, लोगों की एक आदत होती है कि और, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, अगर उसमें रुकावट की हम जो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिंध में इम्प्लीमेंट कैसे होगा। मेरा ये ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बैठेगी, मानेगी, उनको हम कन्विंस करेंगे और वो भी डेफिनेट बाकी सूबों की तरह कन्विंस हो जाएंगे। और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो बनी है और वो अश्योरेंस भी दे रही है कि आपके अप्रूवल के जो इशू हैं वो हम आपके मिल के हल करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने आपका जो मसले हल करने थे, जो गवर्नमेंट के हाथ में थे, वो गवर्नमेंट ने कर दिए। वो ये कह रहे हैं कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे ऑल टुगेदर 2% आपको फीस देनी होगी। पहले ये 7, 8, 9% पे चली जाती थी, ठीक है। फिर जो आप प्लम्बर शलम्बर और ये जितने भी आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से काम करते हैं उनके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स लगता था वो खत्म कर दिया। मॉर्गेजेस पे उन्होंने इनको बैंकों को यकीन दहानी करा दी है कि इनके इशू हम रिजॉल्व करेंगे, और वो जो पैसे लो हाउसिंग में लैंड करेंगे, मॉर्गेजेस देंगे, उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया। वो बैंक के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। कहाँ 40% था और कहाँ 20%। फिर आप जो प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे लो हाउसिंग के हवाले से, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 90% जो फिक्स टैक्स बजट में अनाउंस हो चुका है उसमें आपको कमी कर दी जाएगी। अब आपने सिर्फ 10% टैक्स देना है। रेजिडेंशियल पे अगर आप समझ लो 750 स्क्वायर फीट का मकान है और उसके ऊपर अगर 100 रुपए टैक्स बनता है तो 100 रुपए 750 से कितने बनी अमाउंट? 75,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब 75,000 रुपए में भी 90% आपको माफ कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है, तो अब 10% आपने देने, तो 7,500 रुपए आप पे टैक्स बना। तो मैं ये समझता हूं, और फिर मॉर्गेजेस की गारंटी गवर्नमेंट खुद दे रही है 40% की।
ठीक। अब मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल चीज है जो हमारे लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं ये आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में पहली दफा मैं यकीन जानी से ये कह सकता हूं कि आपका हाउसिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा। अच्छा अकील साहब, गवर्नमेंट अकील साहब एक चीज और बताइएगा कि इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा या बस ये एक टाइटल है, जो तमगा है, जो सजा लिया जाएगा? क्योंकि आपके खुद अपने भी प्रोजेक्ट हैं। ठीक है कि आपका मेन बिजनेस हो सकता है तामीरात ना हो, लेकिन तामीराती सनत से आप खुद भी वाबस्ता हैं, आपके भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, आपका जहां पर ऑफिस है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस सारी सूरत के अंदर आपको लगता है कि इस टाइटल मिलने के नतीजे में कि तामीराती सनत से मैं ताल्लुक रखता हूं या उस सनत का मैं हिस्सा हूं, इस टाइटल के नतीजे में कोई लोगों के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी? खासतौर पे बिल्डर्स कराची की अगर हम बात करें तो बहुत परेशान होते हैं कि जी एक प्लॉट के ऊपर जब हम 40-40 एनओसीज लेते हैं और बड़ी मुश्किल से लेते हैं तो उसके बाद उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और हमारी परेशानी भी बढ़ जाती है। जबकि इसी तरीके से अगर आप एलडीए की मिसाल लें तो लाहौर के अंदर वन विंडो ऑपरेशन काफी हद तक हो चुका है। तो इस सारी सूरत में आपको लगता है कि बाकी जगहों पर भी बेहतरी आएगी और ये तमगा किसी काम भी आएगा? देखें, जब सनत का दर्जा देने का मतलब ही ये होता है कि अब ये गवर्नमेंट के रडार में आ गया। अब जब भी कोई काम होगा तो ये प्रायोरिटी पे स्पेशली इसको हाईलाइट किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जितना हाउसिंग के ऊपर काम हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ, और ये मैं आपको यकीन से कहता हूं कि लोग भी इससे सेटिस्फाई हैं। मैं मार्केट में काफी, जब से ये पैकेज अनाउंस हुआ है, मार्केट में मैंने देखा है कि लोग बातचीत करना शुरू हो गए हैं, प्रॉपर्टी में बिजनेस शुरू हो गया है, लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये नहीं हो सकता कि अगर गवर्नमेंट इतना काम कर रही हो, गवर्नमेंट इतने हर्डल्स खत्म कर रही हो, जो आपने कहा कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें अप्रूवल वगैरह के बहुत ज्यादा इशू थे, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने इन इशू के हवाले से बात की है। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि अगर आप अप्रूवल के लिए जाते हैं तो आप हमें बता देना, हम पूरी कोशिश करेंगे विद इन 30 डेज आपके ये मसाइल हल हो जाए, आपको अप्रूवल मिल जाए। हमें भी अभी अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने जो कुछ करना था वो कर चुकी है। अब बिल्डर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं, अच्छी प्राइस पे लोगों को बेचे, मॉर्गेजेस उनको पहले से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसकी अप्रूवल वगैरह के लिए कोशिश करें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी मुश्किल मरहले हैं। इन सारी चीजों को एड्रेस किया गया है और मैं समझता हूं कि जब एड्रेस कर दिया है और अगर हम 2 प्रोजेक्ट उनको जमा कराते हैं अप्रूवल के लिए, अगर उसमें रुकावट आती है तो हमारा हक बनता है हम ये बात करें। जब हमें एक जगह से इंश्योर किया गया है कि आपके किसी किस्म की भी रुकावट नहीं आएगी, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि एक बड़ा मसला अकील साहब और ये होता है कि जिस वक्त भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वो सारे का सारा इन्वेस्टर्स के हाथों में चला जाता है। फेक किस्म के जो है वो बायर सामने आते हैं जो पूरी फाइलें उठा लेते हैं, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो। तो ये चीज इंश्योर की जाएगी कि उस स्कीम के अंदर के हकदार तक ही हक पहुंचे। देखें, ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम को अगर आप सोचेंगे ना, ये प्लॉटों की स्कीम नहीं है, ये मकान बनाने की स्कीम है। जब ये मीटिंग में बात प्लॉटों की हुई थी तो मैं वाहिद आदमी हूं जिसने अपोज किया था। मैं नहीं चाहता हूं कि हम स्पेकुलेशन करवाएं, मैं चाहता हूं कि जेन्युइन बायर को अट्रैक्ट किया जाए। तो ये स्कीम स्पेशली जेन्युइन बायर के लिए, इसमें आप कहीं नहीं देखेंगे कि कोई प्लॉटों में फाइलें खरीद रहा है। और ये इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग के हवाले से, लो हाउसिंग के हवाले से जो लोगों से एप्लीकेशन मांगी गई है उनको एंटरटेन किया जाएगा। अब उनको एंटरटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही इंश्योर कर दिया है कि हम पहले साल 30 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। अब 30 अरब सब्सिडी देते हैं तो 1 लाख मकान पे 30 अरब रुपए की सब्सिडी होगी। तो ये 3 लाख रुपए फी मकान गवर्नमेंट इंश्योर कर चुकी है कि एक मकान पे जो लो हाउसिंग है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं ये लो हाउसिंग की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट उसको 3 लाख रुपए पर मकान देगी। अब उसको 20 साल की किस्तें देनी है। 20 साल की किस्तें वो आदमी इजीली दे सकता है। उसकी वजह यह है कि विद इन 30 मंथ
उसको कब्जा मिल जाएगा, वो जाके मकान में रहना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक। और जाहिर बात है वो किसी दूसरी जगह भी रहता होगा तो वहां भी किराया देता होगा, तो अब उसको किराया नहीं देना, उसको अपनी मकान की किस्त देनी है। और गवर्नमेंट ने मॉर्गेजेस को भी लो हाउसिंग के लिए 5% की कहा है। अगर हम समझते 5 नहीं भी हो, 5 से ज्यादा भी हो जाती है तो भी फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, 90% साहब, अगर टैक्स। ये स्कीम शहर से बाहर बनती है, क्योंकि शहरों के अंदर तो इतनी जगह मौजूद नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट यकीनी बनाएगी कि उसको कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। देखें, मेरी एक बात सुने, ये स्कीम वहीं बनेगी जहां अतराफ में काम हो रहा होगा। अगर सुपर हाईवे पे आपने देखा अच्छा खासा काम हो चुका है, मलिक रियाज की सोसाइटी आ चुकी है, DHA वहां बन चुका है, नॉर्दर्न बाईपास पे भी बहुत सारी सोसाइटियां बन रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये सिटी से थोड़ा बाहर तो होगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट सर्कुलर रेल पे भी काम कर रही है, गवर्नमेंट आपकी बसेस के ऊपर भी काम कर रही है। तो ये जब जाल बिछेगा ना तो ये सब लोगों को प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस तरह आप देखें बॉम्बे में अतराफ में कितनी आबादी है और वो सुबह ट्रेन में आ जाते हैं आधे घंटे का। यहाँ अगर पाकिस्तान में अगर हम देख लें, नॉर्दर्न बाईपास को ले लें या सुपर हाईवे को ले लें या नेशनल हाईवे को ले लो, तो ये मैं समझता हूँ ट्रेन का रूट्स अगर बन जाता है तो ये कोई 20, 25, 30 मिनट में आप कैंट पे भी आ सकते हैं, बाकी इलाके सिटी स्टेशन पे भी आ सकते हैं और वहां से आप आसानी से अपना जो डिस्टेंशन है उधर पहुंच सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई इशू है। इशू ये है कि आज अगर हम सुपर हाईवे पे भी 120 गज का मकान लेने जाते हैं या नॉर्दर्न बाईपास पे भी जाते हैं तो 120 गज का मकान 60 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख से कम में नहीं मिलता। चले पाकिस्तान। अकील करीम साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैंने स्टॉक मार्केट की तरफ आपसे आना है, इसको फिर कंक्लूड भी करवा लूंगा आपसे वहां पे ये नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और तामीरात के पैकेज के हवाले से। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद है और वो सारी बात हो रही है कि जो आपसे मुताल्लिक है, जिसमें आपको अपनी छत मिल सकती है हुकूमत पाकिस्तान की उस स्कीम के अंदर हिस्सा लेके। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हम जाएंगे स्टॉक मार्केट की जो हमले के बाद की सारी सूरत हाल थी और उसके बाद स्टॉक मार्केट का जो रिस्पांस था बढ़ोतरी की सूरत में, उसके ऊपर अकील करीम डेडी साहब का तबसरा लेंगे। आपका शामिल ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है अकील करीम डेडी साहब। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तामीराती सनत के हवाले से। अकील करीम डेडी साहब, स्टॉक मार्केट पर एक हमला हुआ, उस हमले के बाद जो है वो स्टॉक मार्केट पे हमने देखा कि खास तेजी आई, तो उस तेजी की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? क्या सरमायाकारों का उस नाकाम हमले की वजह से पाकिस्तान की रियासत पे, पाकिस्तान की मईशत पे एतमाद बहाल होने में मदद मिली? और खासतौर पर उस पैकेज की जरा तफसील बताइएगा कि जो वहां होने वाले मुतासरीन के हवाले से था, उसमें जो ब्रोकर्स एसोसिएशन है, ब्रोकर्स है, उनका इंटरेस्ट किस हद तक है? देखें, जो आपने बात की उस पर कोई शक नहीं है कि ये हमला जो हुआ है ये हमारे दुश्मन मुल्क ने हम पे करवाया है। वो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता और हमेशा पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पे गामजन होता है वो दुश्मन एक्टिव हो जाता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में खुशखबरियां क्या है, जो कि नंबर 1 सीपे, नंबर 2 अफगानिस्तान में पीस, नंबर 3 बलूचिस्तान में पीस, नंबर 4 ग्वादर एक्टिव हुआ है, नंबर 5 जो गवर्नमेंट ने हाउसिंग पैकेज दिया है उसने हमारी स्टॉक एक्सचेंज को टर्न अराउंड कर दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे, अगर ये हाउसिंग पैकेज गवर्नमेंट ना देती तो आपको मैं यकीन से कहता हूं कि आपका सीमेंट सेक्टर बहुत मुश्किल में चला जाता। फिर स्टील में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंशन की थी, स्टील की मिलें आधी बंद हो चुकी थी। आज ये पैकेज आने के बाद सारी स्टील की इंडस्ट्री में ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, लोग एक्सपेंशन की बातें शुरू कर चुके हैं और ये कहाँ इनके डिफॉल्ट के होने का खतरा था, अब वो एक्टिविटीज जनरेट कर रहे हैं। फिर आप जाके देखें कि डोर वगैरह का काम करने वाले हैं, फिर आप देखेंगे ये जो एयर कंडीशन बनाने वाले हैं, तो ये सब इंडस्ट्रियां अब चलना शुरू हो गई हैं। केबल के शेयर्स बहुत मुश्किलात में चले गए थे, तो ये भी फिर एक्टिव हो गए हैं। इसके साथ बैंक जो स्लो हो गए थे, बैंकों को भी जाहिर बात है इतना बड़ा बिजनेस मिलेगा, वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं
कि ये पैकेज सिर्फ तामीरात के कॉन्ट्रैक्टरों के लिए नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इसने रिवाइव कर दिया है। वहां आप देखें मार्केट जस्ट डबल हो चुकी है, सीमेंट के शेयर डबल से ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्टील के शेयर डबल से ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपके केबल के शेयर डबल से ज्यादा हो चुके हैं। बैंकिंग में भी हमने देखा है कि इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और दूसरा आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कोई एक काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर पे जो काम किया वो तो किसी की समझ में भी नहीं आ रहा। GIDC जो गवर्नमेंट को कभी मिल ही नहीं रहा था, फी बेग गवर्नमेंट ने 400 रुपए टैक्स लगा हुआ था, वो बेचारे हारिस पैसे दे रहे थे और वो पॉकेट में किट्टी में पड़ा होता था एक्स्ट्रा, जो गवर्नमेंट को भी नहीं मिल रहा था ना स्पॉन्सर को मिल रहा था, लेकिन एक जगह जमा हो रहा था। आप ये सोचें कि इस गवर्नमेंट ने आते ही GIDC खत्म कर दिया। अब 400 रुपए फार्मर को यूरिया की बैग सस्ती हो गई। आप सोचें कि 400 रुपए कहते किसको है। फिर फर्दर वो गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं, 70 सेंट में आपको गैस दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं लोगों को सोचना चाहिए। इसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर परफॉर्म करने लगा, इसकी वजह से डेप्ट के शेयर परफॉर्म करना पड़े। फिर आप ये देखें कि केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल को गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा छूट दी है कि आपकी सोच हो सकती है, एक्सपोर्टर के लिए इतने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं और उसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री परफॉर्म करना शुरू हो गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ आपके केमिकल के शेयर परफॉर्म करना शुरू हो गए। और आप ये सोचें कि इस पाकिस्तान में जब ये सारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, इस वक्त जो आपके पास लेबर सरप्लस जरूर है, लेकिन अगर ये कोरोना वाला इशू थोड़ा सा भी रिजॉल्व हो जाता है तो ये तो लेबर आपको नहीं मिलेगी जिस तरह एक्टिविटीज हमें दिख रही है और ये सबको दिख रही है। क्योंकि अगर इनको ना दिख रही होती ना तो स्टॉक एक्सचेंज में आप तेजी ना देखते। सारी इंश्योरेंस कंपनी शेयर खरीद रही है, सारे बैंक शेयर खरीद रहे हैं, सारे म्यूचुअल फंड शेयर खरीद रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई साहब सबको दिख रहा है, लेकिन हमेशा हमारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं कमा लूं दूसरा ना कमाए, इस वजह से वो मुंह से कम बोलते हैं। मैं समझता हूं अगर आप स्टॉक के किसी भी आदमी को सब बात कर ले, उनको सबको पता है कि आगे पाकिस्तान में एक्टिविटीज होनी है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती है कि पहले वो शेयर खरीद ले, खुद कमा ले। मैं आपको इसलिए यकीन से कह रहा हूं, लिक्विडिटी के जो मसाइल थे, हमने देखा कि पिछले दिनों एक कंपनी लिस्ट हुई ऑर्गेनिक मीट की, उसके बाद जो लिक्विडिटी के मसाइल थे वो हमें हल होते हुए नजर आए। तो क्या स्टॉक मार्केट के जो ऑपरेशनल मसाइल थे, जो सारे मसाइल जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में हर्डल्स थे, वो आपको हल होते हुए दिख रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ हर्डल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि वो अपने चहितों को कोई नोटिस नहीं भेजता। बेचारे जो आ जाते हैं शरीफ लोग, उनको ये हिलाते जुलाते हैं, फिर इनके कारिंदे उनसे पैसे ले लेते हैं। तो ये जो चीज है ये ठीक नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, और उन्हीं लोगों को उन्होंने पॉलिसी बोर्ड पे बिठा दिया है जो इनको सपोर्ट करते हैं और इनके साथ मिले हुए होते हैं। तो ये एक जगह पे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हफीज शेख से भी हमने रिक्वेस्ट की है, पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि बाईबैक के कानून उन्होंने तबाह कर दिया। 4, 5, 10 स्पॉन्सर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो बेचारे इन्वेस्टर हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और मैं यकीन से कहता हूं हफीज शेख साहब के जब इल्म में ये बात आएगी तो डेफिनेट वो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि 4 आदमियों के लिए पॉलिसी मत बनाओ, पॉलिसी मुल्क के लिए बनाओ। हाउसिंग पॉलिसी पाकिस्तान के लिए है और इसको हम इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि ये पहली पॉलिसी है जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इसके बाद मिडिल क्लास जो बेचारे घर खरीदने की बेचारे हमेशा परेशान रहते थे, सेकंड बेनिफिशियरी वो होंगे। अपर क्लास को मैं ये नहीं कह सकता कि बेनिफिशियरी होगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट बहुत बड़ी तादाद में होगी और इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म करेगी। और डेफिनेट गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में इस मामले में अपने रवैये में चेंज लाने की जरूरत है। उनको भी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की कोई अच्छी पॉलिसी है तो उसको अप्रिशिएट करें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपोजिशन के मामले में अपना रवैया थोड़ा सा नरम करे। केसेस तो पाकिस्तान में हर्डल्स और करप्शन तो पूरे मुल्क में है,
और किसी को नहीं पता कि करप्शन में कौन इन्वॉल्व है। अक्सर गवर्नमेंट ये कहती है कि बिजनेसमैन पे केस नहीं बनने पाई है। मेरा अपना बिल्कुल ओपिनियन अलग है। सबसे बड़ा केस बिजनेसमैन पे बनना चाहिए। अगर उसके पास होते हुए करप्शन करता है तो फिर वो हकदार है फांसी का। और ये जो छोटे लोग बेचारे, एक बात आपने की, खास तौर पर मुझे बताइएगा कि सीपैक में हमने देखा था कि पिछले काफी अरसे से एक ऐसा महसूस होता था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा रुक गए हैं। अब कुछ नए मुआहदे भी हुए हैं और उसको अगर रिलेट करें चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आनी थी स्टॉक मार्केट में, तो आप सीपैक को और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में, इन दोनों चीजों को रिलेट करके क्या आप समझते हैं कि मैं सीपैक के हवाले से आपको ये बता दूं कि सीपैक में कोई हर्डल्स नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया हुआ है, आर्म फोर्सेस उसके पीछे है, पूरी सपोर्ट कर रही है। ग्वादर में नया एयरपोर्ट बन चुका है, नया मास्टर प्लान आ चुका है। इंडिया को जो इतनी बड़ी मार पड़ी बिकॉज ऑफ सीपैक, क्योंकि वो हर्डल्स क्लियर कर रहा था कि वहां से रोड नेट को तोड़ने के लिए। आपने देखा होगा चाइना ने कितना जबरदस्त एक्शन किया है। ये सिर्फ एक्शन के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि सीपैक फुल फ्लैश जा रहा है। और सीपैक में सबसे अच्छी खबर है कि ईरान को भी अब चाइना ने अपने साथ मिला लिया है और वो जो उनकी जो ट्रेन का जो था रूट्स वो चाइना ले चुका है। तो सीपैक के हवाले से मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त एक्टिविटीज हो रही है और ये एक्टिविटीज अब बढ़ती जाएगी। अगले 10, 15, 20 साल तक तो ये एक्टिविटीज रुक नहीं सकती। और चाइना को सीपैक का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, चाइनीज लेबर काफी महंगी है और पाकिस्तान में लेबर काफी सस्ती है। तो उनका ये बेनिफिट जो है ना, ये चाइना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और सीपैक के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट है ऑलरेडी लग चुके हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एलएनजी के जो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उसको प्राइवेटाइज करने के लिए भी सोचा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, 2 साल मुश्किल थे, उसकी मुश्किलात की वजह भी थी कि हमारे इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ गए थे। लेकिन आप ये देखें कि जो 18 में हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी की वजह से वो मुश्किलात को दूर किया। रेमिटेंस में अब आपको इशू नहीं है, अब आपके रेमिटेंस बढ़ेंगे। बढ़ने की वजह ये है कि हाउसिंग पैकेज जो आपने दिया है, फॉरेनर्स को पाकिस्तान में काम करने में आसानी महसूस होगी। जाहिर बात है कि गवर्नमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी या सपोर्ट करेगी तो मैं समझता हूं वो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अवाम के पैसे खा के भाग जाए। तो ये सारी चीजें विन विन दिख रही हैं। एक्सपोर्ट परफॉर्म करना शुरू हो गया है, फर्टिलाइजर परफॉर्म कर रहा है, डेप परफॉर्म कर रहा है, हाउसिंग पे से रिलेटेड 40-45 इंडस्ट्री स्टॉक में आप देखें सारी परफॉर्म कर रही है, बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है। अब ये कह देना अभी सिर्फ एक इशू है, कोरोना इशू है, जिसकी वजह से लॉकडाउन अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से हमें फ्री हैंड नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी डाई डाउन हो रहा है। अभी जितने नंबर आ रहे हैं सारे नंबर आ रहे हैं, दिन ब दिन पेशेंट कम होते जा रहे हैं। जितने कोरोना के जो टेस्ट हैं उसमें नेगेटिव रिजल्ट अब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, पॉजिटिव बहुत कम होते जा रहे हैं। फिर आपके जो सीरियस पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज होते थे उसमें भी बहुत कमी आई है। जो डेथ का रेशो था डेली वो भी आप काफी नीचे आ चुका है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला इससे पहले अच्छी खबर हमें यहाँ से भी मिलेगी, अल्लाह ताला करम करेगा। और दूसरा, मुझे जो आप बात कर रहे हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस वक्त जारी भी है और हो भी रही है। अगर ना हो रही होती तो आपके ये सीमेंट में जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये कभी भी ना देखते, क्योंकि ये भी ग्रोथ आ रही है। अब स्टील मिलें जो बंद हो चुकी थी वो चलना शुरू हो गई है। ऑटो सेक्टर जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन रोक दी थी अब वो सब स्टार्ट हो गई हैं और उन्होंने ब्लैक में अभी गाड़ियां बिकना शुरू हो गई हैं। और अगर आज आप गाड़ी लेने जाते हैं तो 6 महीने से पहले तो आपको गाड़ी नहीं देते। तो बिल्कुल जो चीजें नेगेटिव थी अब पॉजिटिव होती जा रही हैं और हमें सबको मिलजुल के जो गवर्नमेंट के अच्छे काम है सपोर्ट करें, अगर वो गलत काम करते हैं अपोज करें। मैंने आपको अच्छा अकील करीम रेड्डी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ना मैंने वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम के हवाले से आपसे पूछना है कि उसमें जो तब्दीलियां होती रहती हैं उसका सबब क्या यकसूना होना है या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस की बेस पर इतनी जल्दी विकेटों को गिरते रहना चाहिए? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अकील करीम रेड्डी साहब से पूछें। जब चाहिए हो बेस्ट टेस्ट तो
सिर्फ टैंग, रिफ्रेशिंग टेस्ट और विटामिन सी की ताकत के साथ। टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार अकील करीम डेडी साहब। उनसे जरा एक ओवरव्यू लेते हैं कि हुकूमत की टीम में जो तेजी तेजी तब्दीलियां आती हैं उसका सबब आखिर क्या है। अकील करीम डेडी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ लाए, आपके साथ खाने पर बैठे और सियासी आदमी का किसी के साथ भी खाने पर बैठना बुनियादी तौर पर खाने पर बैठना नहीं होता बल्कि कुछ सलाह मशवरे होते हैं। कराची के लोगों की बड़ी उम्मीद है, वज़ीर-ए-आज़म खुद भी यहाँ से मुंतखब हुए, गो के बाद में उन्होंने वो सीट छोड़ दी, तो कराची के लोगों को बहुत उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कराची को कुछ न सिर्फ देंगे बल्कि मईशत को जो है उसके पहिए को चलाने के लिए भी कराची की तरफ देखेंगे कि कराची जो मईशत का इंजन है उसको तेज़ कर सके। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में आपकी क्या बातचीत हुई थी? मैं आपको बताता हूँ कि मैं गवर्नर हाउस खुद गया था प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। डिनर पे हम इकट्ठे थे और जो बात हुई थी, नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 इशू ऑफ इंडस्ट्री, नंबर 3 कि हम जो कर रहे हैं आप क्या फील करते हैं कि कराची में हमें क्या कुछ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को कराची में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर बात है सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिशन गवर्नमेंट को एक साथ बैठना पड़ेगा। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, सरहद में उनकी गवर्नमेंट है, कैपिटल में उनकी गवर्नमेंट है। वहां तो वो आसानी से सब कुछ कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं वहां खुशहाली आना शुरू हो गई है। लेकिन कराची वाकई इशू है, सिंध वाकई इशू है, लेकिन ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी सूबों में काम होगा तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि ये सूबा पीछे रहे। तो हमारी ख्वाहिश है कि ये आपस में मिल के बैठें और काम पे फोकस करें। जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि काम राइट डायरेक्शन पे जा चुका है। अब किसी सूरत में भी हमें इसके ऊपर सकूक और सुबात करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं, और ये आप देखें कि नजीब साहब माशाल्लाह बहुत ही बड़ा नाम है। मैंने प्राइम मिनिस्टर ने K4 मंसूबे पे उनको लगा दिया है सिंध गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और वफाक मिल के ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और K4 अगर कामयाब हो जाता है तो ये कराची की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हमारे जो पानी के इशू है यहाँ से हल होंगे। फिर सर्कुलर रेलवे के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, मुसलसल मीटिंगें हो रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये भी मसला गवर्नमेंट किसी न किसी की जिम्मेदारी लगा देगी। फिर आपका ये जो गवर्नर साहब मिल के कोशिश कर रहे हैं, जो आपका ये बसेस वगैरह जो आ रही हैं हैदरी से या कहाँ से, ये प्रोजेक्ट भी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक्टिविटीज वहाँ भी जनरेट हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, कराची में काम थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किलात बहुत होती है। ये काम करना आसान नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हाउसिंग पैकेज दिया, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान की मुश्किलात क्या है। और जो आप कह रहे हैं कि ये टीम चेंज करने वाली बात, तो मेरे भाई साहब, टीम चेंज करने का कप्तान को हक होता है। अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो क्या कप्तान का कोई ये हक नहीं है कि एक प्लेयर को चेंज करे? तो 6 महीने के अंदर अंदाजा हो जाता है कि चेयरमैन FBR जो है वो कुछ बैंकों को नवाज रहा है, और जो है वो पहले शब्बर जैदी साहब से कहानी शुरू हुई थी, वो कहानी अब जाकर जो है वो अभी भी लगता नहीं है कि खत्म हुई है नहीं हुई है। तो ये परफॉर्मेंस इशू है या पॉलिटिकल इशू है, या इसके पीछे आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी से मुतमईन ही नहीं हो पाते? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शब्बर जैदी के ये नहीं कहता कि उसको भागना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसका भी कॉन्फ्लिक्ट हो ना, उसको इस काम में नहीं आना चाहिए। आज शब्बर जैदी साहब चले गए, लेकिन उनके ऊपर कीचड़ उछलने शुरू हो गए कि उन्होंने लोगों को रिफंड दे दिया। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जरूर ये सोचना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत खतरनाक चीज होती है, वो कोई भी हो। मैं इसी वजह से गवर्नमेंट के किसी जगह पे बैठने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अपना कॉन्फ्लिक्ट है और मुझे राइट नहीं है। मैंने स्पोर्ट्स में जो ओहदा लिया है वो इसलिए लिया है कि उसमें मैं समझता हूं कि कुछ देना है। बिल्कुल। और मेरा ये काम है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने दिया है ना, इस तरह के काम करें। जब हमारे मुल्क में जितने इदारे थे ये गवर्नमेंट चलाती थी, तो सोशल एक्टिविटीज सारे इदारे करते थे। अब सारे प्राइवेटाइज हो गए और सब दूर भाग गए। तो ये गवर्नमेंट को जब पॉलिसी बनाए, बैंकिंग के लिए बजट आए,
तो उसमें इनको कोई ऐसी रिलैक्सेशन जो वो देते हैं उसको इनसे लिंक कर देना चाहिए ताकि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। अब अगर इस वक्त मैं ये कहता हूं कि टीम पे अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा राइट नहीं बनता। जो कप्तान टीम को खिला रहा है उसको पूरा हक है कि अगर वो परफॉर्म कोई नहीं कर रहा तो उठा के उसको बाहर कर दे। मैं नहीं समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको क्रिटिसाइज करूं, क्योंकि वो खुद हम मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पे वो देख रहा है और परफॉर्मेंस उसने देनी है। एंड ऑफ द डे फैसले भी तो अकील करीम डेडी साहब हर्डल बनते हैं ना कि मैं गलत खिलाड़ी को गलत वक्त पर अगर भेज रहा हूं या मैं खिलाड़ियों का इंतखाब गलत कर रहा हूं। हो सकता है कोई गलती हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक बंदे पे मुझे ट्रस्ट है और वो पूरा नहीं उतरता तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उसको बदल नहीं सकता। गलती सुधारना अच्छी बात है और मेरा नहीं ख्याल है कि हम ये कहें कि नहीं इन्होंने इनको लगाया तो हटाया क्यों, नहीं, उनका पूरा राइट है और परफॉर्म अब सबको करना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं, बार बार एक बात कह रहा हूं, जो हाउसिंग पैकेज आया है इसमें आपकी करप्शन खत्म हो गई है। अब FBR के लोगों को पैसा कमाना नहीं है, यहाँ रिश्वत अब लेना आसान नहीं होगा। अब बख्शिश शायद मिल जाए, रिश्वत शायद ना मिले, फिर अप्रूवल वगैरह की जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, वहां भी अब करप्शन खत्म हो जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट जितनी अब पॉलिसी बनाएगी वो सारी पॉलिसी करप्शन फ्री पाकिस्तान की तरफ जा रही है। हमें उस पर सपोर्ट करना चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोगों की इनकम इतनी हो कि बेचारे अपना घर चला सके। लोगों को जब आप तनख्वाहें नहीं दे रहे और आप एक ही तरफ करप्शन खत्म करने की बात करते हैं तो हम भी इंसान हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी अपने एम्प्लॉय को जो तनख्वाह दे रहे हैं हमें भी सोचना चाहिए कि क्या ये बेचारा अपना घर चला सकता है। तो मेरा ख्याल है कि 2 काम करने की जरूरत है। नंबर 1, पुलिस हो, FIA हो, FBR हो या गवर्नमेंट की कोई भी ब्यूरोक्रेसी, ऑयल एंड गैस जहां भी हो, इनकी अर्निंग्स वगैरह को हमें सोचना चाहिए क्या इनका घर चल सकता है, नहीं चल सकता, और इसके बाद करप्शन खत्म करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये नहीं है कि एक चीज खत्म करें और दूसरा उनको हम भूखा बाल दें। अच्छा अकील करीम डेडी साहब, स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर अब आपकी शमूलियत भी होगी। तवक्का लोग ये कर रहे थे कि एक खिलाड़ी जिस वक्त जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगा तो पाकिस्तान में जो खेल से मुतालिक जो सरगर्मियां हैं ना सिर्फ वो बढ़ेंगी बल्कि उसमें जो मुतालिका लोग हैं उनका मयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिकेटर से लेकर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद हॉकी तक कि हॉकी के अंदर हम जो है वो अर्जेंटाइन नहीं जा पाते, लीग जो है वो उसके अंदर शरीक नहीं हो पाते, और फिर बाकी तमाम खेल जो हैं, ठीक है कोरोना की वजह से एक जो है वो ब्रेक जरूर लगा हुआ, लेकिन कोरोना से पहले भी स्पोर्ट्स कोई फल फूल नहीं रहा था पाकिस्तान में एक खिलाड़ी की हुकूमत होते हुए भी। आप भी कहते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में बचपन से दिलचस्पी रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपने कहा कि मैं देने के लिए आया हूं, तो किस तरीके से देंगे, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? मैं अब आपको बता दूं, नंबर 1, कोरोना की वजह से कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। नंबर 2, स्पोर्ट्स बोर्ड ने मिनिस्टर साहब फहमीदा मिर्जा साहब ने अखबार में ऐड दिया था DG स्पोर्ट्स हायर करने के लिए, ठीक है। बदकिस्मती से उनको कोई DG स्पोर्ट्स के लिए बंदा नहीं मिला। जाहिर बात है कि DG के बगैर आप मीटिंग नहीं बुला सकते, लेकिन हम लोगों ने एक काम ये किया है कि मंडे को हमने मीटिंग कॉल की हुई है मिनिस्टर साहिबा ने, और मंडे को इंशाअल्लाह ताला हम बैठेंगे और बैठ के ये सोचेंगे कि कोई भी DG स्पोर्ट्स, क्योंकि उसके बगैर तो स्पोर्ट्स एक्टिव होना मुश्किल होगी, तो कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा बंदा मिल जाए। हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स के बंदे हैं, मैंने भी सजेशन दिए कि समीउल्लाह टाइप का कोई बंदा है, हम DG स्पोर्ट उसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर उस तरह का कोई बंदा हमें मिल जाता है तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे एक्टिविटीज काफ़ी होगी। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बंद हो चुकी है, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड कहीं भी एक्टिव नहीं है, इनके पास जो ग्राउंड है वहाँ की भी बुरी हालत है। तो कोचिंग सेंटर वगैरह में देखें, स्कूलों के फंक्शन भी जो होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो साल में 1 दिन होते हैं। बिल्कुल पहले ये होता था 365 दिन में कोई हफ्ते 1 वीक बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करते थे, लेकिन अब जाहिर बात है कि हमारे पास ग्राउंड्स की कमी हो गई है। पिछले 30-35 साल में नए ग्राउंड्स नहीं बने हैं, और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अब जितनी भी नई हाउसिंग स्कीमें आ रही हैं उसमें प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट सख्ती से अमल दरामद करा रही है कि कोई भी चीज कम ना हो।
अगर एक मास्टर प्लान बनता है तो उसमें रेजिडेंशियल एरिया अगर 45% है तो 5% कॉमर्शियल है और 5% एमिनिटीज है, 5% आपका स्कूल्स वगैरह के लिए एमिनिटीज है। तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि हम सालों साल से चुप बैठे थे, तो अचानक हमारी जबान इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि हर रोज हम ये डिस्कस करें। अगर किसी ने ये काम शुरू कर दिया है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर काम नहीं हो तो आप फिर जितना प्रोग्राम करना है उछल के करें, वो आपका अच्छा, हक अकील करीम बनता डेडी है। साहब, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। एक चीज पे आपका तबसरा चाहिए था। आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और कोरोना की सारी सूरत हाल भी आपने देखी है। कोरोना से निकलने के बाद अब लगता यह है कि दुनिया तब्दील होगी, बहुत सारी तरजीहात तब्दील होंगी, काम करने के तरीके तब्दील होंगे। एक मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए लोगों को कि कोरोना से निकलने के बाद लोगों के साथ अपना जो है वो बिहेवियर कैसे रखें, क्योंकि हम देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी हुई है इस दौरान, कोरोना के दौरान। अभी तो जाहिर है कोरोना खत्म नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कोरोना खत्म है, लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुई हैं। तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि अपने कारोबार को कोरोना के बाद किस तरीके से चलाएं? क्या इसको डिजिटल की तरफ लेकर जाएं या अपने मैनुअल तरीके को ही अभी चलाना चाहिए? मेरा ख्याल है अब हमको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा और जो कोरोना में जो लोग इफेक्ट हुए हैं, अल्लाह ताला हमें इतनी हिदायत दे कि हम उनकी देखभाल करें, उनके दुख में शरीक हों। सबसे जो बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने इस कोरोना की वजह से लोगों को ह्यूज पैकेजेस दिए, स्टेट बैंक ने बहुत सारे पैकेजेस दिए और ये सारी चीज़ों को इस मुश्किल वक्त में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये पैकेजेस की वजह से लोगों का कारोबार बंद नहीं हुआ, लोगों की इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, लोगों की बेरोजगार जरूर हुए हैं लेकिन कोई इतने नहीं हुए हैं कि लोगों को मुश्किलात हो। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट और बिजनेसमैन का एक कॉम्बिनेशन था जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज दिए हैं। लोअर क्लास को शायद पैकेज सही तरह नहीं पहुंच पाया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जरूर उन पे भी नजर रखनी चाहिए ताकि वो भी अपनी क्राइसिस से बाहर निकले। लेकिन मैं आपको एक चीज यकीन से कह रहा हूँ, अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएंगे ना तो बीमारी हमसे हमारे करीब नहीं आएगी, क्योंकि अब एहतियात तो सबको बरतनी होगी। तो हमारी पूरी कौम को बकरीद ऊपर आ रही है और जाहिर बात है इसमें आप जानवरों को काटते भी हैं और ये सुन्नत भी है। तो मेरा ख्याल है कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो हम सब उसमें कोशिश करें कि जानवर अगर काट भी रहे हैं तो ऐसी जगह काटें ताकि उसकी वजह से बाकी हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। चले, बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब। वक्त खत्म हो गया, आपसे गुफ्तगू जो है वो अभी सिलसिला चल सकता था लेकिन जाहिर है कि वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम खत्म करना पड़ा। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की मईशत पे एक भरपूर ओवरव्यू उनकी जानिब से आया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।